ढाका में हुई थी शेख वाजुल साहब का, वो घटना कहीं ना कहीं अब धीमी गति और फाइल के अंदर दबता चला जा रहा है। जिस दिन घटना हुआ उसके दिन छावनी बना रहा, उनको डर था कि भाई पब्लिक मूवमेंट ना हो जाए। उसके बाद 4 लोगों को अरेस्ट किया, 14 लोगों का नाम है। अब बाकी लोगों के लिए कार्रवाई बहुत धीमी हो गई है। तो सभी लोगों का सुझाव आया, मेरे भाई लोग का खास करके उन्होंने बोला कि भैया ये अब जो लग रहा है ठंडे बस्ते में जा रहा है और इसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से प्रशासन को जागरूक करने का काम किया। मोमबत्ती जला करके हम लोगों ने शेख वाजुल साहब के परिवार को भी बुलाया था और उनके फ़ोटो के आगे जो है हम लोगों ने कैंडल जलाने का काम किया और एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर श्रद्धांजलि अर्पित किया हम लोगों ने और एक प्रण भी लिया कि आपकी शहादत को ज़ाया नहीं जाने देंगे। ढाका में एक बार हुआ है, दोबारा इस काम को नहीं होने देंगे। इतना कड़ा से कड़ा सज़ा मिलेगा उन अपराधियों को। वो अपराधी हैं, वो किसी जाति धर्म के नहीं हैं। उनको कोई कहे कि भाई हिंदू है या मुसलमान है, नहीं, वो अपराधी हैं और अपराधियों को सज़ा मिलना चाहिए ताकि मनोबल किसी का ना बढ़े। दोबारा कोई घटना, न केवल ढाका विधानसभा, अगल बगल के कोई विधानसभा में इस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना नहीं हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने प्रशासन को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा सिंबॉलिक सांकेतिक कार्यक्रम किया है। अगर प्रशासन अभी भी तेजी नहीं दिखाती तो हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो कैंडल मार्च लेकर के या जो भी जिस तरह से लोकतांत्रिक धरना देना हो, हम लोग को विरोध प्रदर्शन करना हो, उसको हम लोग उसके लिए तैयारी करेंगे और मुझे उम्मीद है प्रशासन इस पे अब फिर से जागरूक होकर के तेजी से कार्रवाई करेगी। लगातार आप लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक क्या पहल हुई, कहाँ तक बातें हुई अभी तक गठबंधन? देखिए, हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे ही पार्टी जो मॉब लिंचिंग कराना चाहती है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना करके जो है हमारे समाज में जहर बांट करके चलाना चाहती है, ऐसी पार्टी को फ़ायदा हो ये हम कभी नहीं चाहते। तो 4 विधायक हमारे तोड़े गए, पीठ पे छुरा भोंका गया आरजेडी द्वारा, तो भी हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है और हम लोगों ने अपने दरवाजे को खोला है। लेकिन अगर उनको चिंता है कि भाई मुस्लिम क़यादत खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम की पार्टी खड़ी हो जाएगी या डर होगा भगवान जाने, तो अभी बात चल रही है। चूंकि अभी वो अपनी समस्याओं से तेजस्वी जी परेशान। सर, आरजेडी की तरफ से आपको किसी तरह का मैसेज आगे मिल रहा है कि कितने सीटों की मांग है, कितने सीटों पर? नहीं, देखिए, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें सीएम बनना है, हमें डिप्टी सीएम बनना है। हमें अपने लोगों की लड़ाई को लड़ना है। आज मात्र अख्तरुल ईमान साहब एक मात्र विधायक हैं। अगर 15-20 विधायक हमारे हो जाते हैं, 24 विधायक का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, इतने विधायक हो जाते हैं तो कोई मजलूम की लड़ाई को लड़ने का हम लोग को ताकत मिलेगा। तो तेजस्वी जी की परेशानी ये है कि उनको सीएम कैंडिडेट घोषणा करे। कांग्रेस वाले चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट मिले। कम्युनिस्ट चाहती है कि मेरा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था तो मुझे बढ़ा करके सीट मिले। कितना सीट चाहते हैं गठबंधन? देखिए, 5 सीट थे हमारे, हम लोगों ने ज़्यादा का डिमांड नहीं किया है। उनको जो लगता हो 12, 15, 20 सीट पे जो है जो बातचीत होगी, ढाका बिल्कुल, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब अनाउंस कर दिया है तो ढाका तो हर हाल में होगा। एक गठबंधन हम सीट पे नहीं कर रहे हैं, हम बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि हम कहेंगे कि भाई हमको 12 सीट दे दीजिए और हमें आप कहीं फेंक दीजिएगा तो हम वो सीट ले लेंगे। 100 सीट हम लोगों ने अपना लिस्ट दिया है कि भाई अगर गठबंधन होगा तो निश्चित रूप से ढाका उसमें होगा, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनाउंस कर दिया है। बाकी और सीमांचल और अगल बगल की सीटें होंगी तो 100 सीट। राजद ये ढाका को सीट छोड़ देगी क्योंकि वहाँ के ढाका विधानसभा में देखिए वर्तमान विधायक है, मजबूत नेता माने जाते हैं फैसल नामा। जिस विधानसभा में राजद छोड़ देगी सीट को, जिस विधानसभा में लगभग 1.5 लाख मुसलमानों की आबादी हो, उस विधानसभा से आरजेडी से कोई विधायक अगर हार जाता हो तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं है। तो अगर पवन जायसवाल जी चुनाव जीते हैं तो मुसलमानों के वोट से जीते हैं। 25 से 30 हज़ार मुसलमानों ने उनको वोट किया है। और अगर आप मुसलमान हिंदू, अगर लड़ाई हो रहा था इतने दिनों तक और आप वो 25-30 हज़ार मुसलमानों का वोट नहीं बांध पाए जब आप जीते हुए थे, तो इसका मतलब इस बार तो और एंटी इनकम्पेंसी आपका अलग है। तो ढाका की जनता ने तय कर लिया है कि भाई हमको बदलाव चाहिए, एक नए चेहरे पे विश्वास करेंगे। उन दोनों को परख लिया है, देख लिया है। तो इस तरह का हौसला हम लोग को लगातार मिल रहा है, बढ़ रहा है। आज भी लोग सैकड़ों लोग बहुत 2 दिन के नोटिस पे हम लोग जो सोशल मीडिया पे केवल पोस्ट मात्र किया था, उसमें लोग आए, आकर के हम लोग का हौसला बढ़ाया, हम लोग को सुझाव दिया, हम लोग के हर अभियान में साथ देने के लिए जो है हम लोग को ये बढ़ाया। चंदा वो चाहे राजद की तरफ से कोई भाव नहीं मिल रहा आप लोगों को। देखिए, ये राजद अपने परेशान है ना। पहले तो तेजस्वी यादव जी को पहले सीएम कैंडिडेट तो अनाउंस कर दिया जाए। अभी पिछले बैठक में वो केवल उनका एक ही शर्त है, वो कांग्रेस से बेचारे आग्रह कर रहे हैं कि हमको सीएम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो हमें गठबंधन की चिंता नहीं है। हम अपने 60 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमने केवल अपने दरवाजे को खोला, बड़ा दिल दिखाया कि अगर आप चाहते हो तो हम तैयार हैं इस बात के लिए। बाद में बी टीम सी टीम अगर आप बोलिएगा तो समय रहते आप नहीं करिए गठबंधन तो आप पछताइएगा।
और हम लोगों ने कृष्ण की चेतावनी की तरह हम लोगों ने बोला कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अगर आप ये भी नहीं दे पाइएगा तो बड़े विध्वंस के लिए तैयार रहिए। रंजीत जी, अगर चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट में कुछ ऐसे होते हैं 2-4 सीट इधर उधर होता है, तो क्या आप लोग, अगर इस वक्त चुनाव से पहले गठबंधन नहीं होती है, उसके बाद क्या आप लोग रिजल्ट के बाद आप लोग साथ दीजिएगा राजद का महागठबंधन? इस बार भी राजद को यही कहा था हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने कि हमारी पार्टी को मत तोड़िए, अगर तोड़िएगा तो 4 मिलेंगे, नहीं तोड़िएगा तो 5 मिलेंगे। हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो विचारधारा, हम लोग भाजपा को कभी समर्थन नहीं दे सकते, न कभी देंगे। तो आरजेडी वाले की अपनी समझ है, ठीक है, हम अगर 24 सीटों पे जीतते हैं, अगर 60 सीट पे लड़ते हैं, तो बाकी सीटों पे अगर नहीं जीते तो नुकसान आपको होगा, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। ढाका के धरती से कहा कि 4 का बदला 24 से लेंगे, तो आपको लगता है कि एमआईएम 24 सीटों पर चुनाव जीत जाएगी बिहार में? बिल्कुल, जब 19 सीटों पे हमारा स्ट्राइक रेट आप देखिए ना, हम लोग बहुत रणनीतिक रूप से पढ़े लिखे बैरिस्टर है, मैं खुद इंजीनियरिंग MBA किया हुआ व्यक्ति हूँ, 8 साल नौकरी किया है, डेटा को समझता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ। लोकसभा की चुनाव जो मैं लड़ा वो पहचान की लड़ाई थी, पतंग को पहचान दिलाने की लड़ाई थी, और 100% मैं उसमें पास हुआ हूँ। अब ये लड़ाई जीतने की लड़ाई है, और इसमें आप देखिए जिस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी विधानसभा में एमआईएम ढाका विधानसभा में चौंकाने वाली फैसला करेगी? बिल्कुल होने जा रहा है, और आप देखिएगा ये पूरे देश में चौंकाने वाला फैसला होगा। ढाका MIM से पहला हिंदू विधायक देगा, और राणा रंजीत सिंह जो ढाका का विधायक होगा, पूरा देश उसको जानेगा, पहचानेगा। विधायक तो कई हुए हैं, कई होते रहे हैं। सीताराम बाबू मंत्री हुए तो आज उनकी जो चर्चा होती है, कई मंत्री केंद्रीय मंत्री हुए हैं, लेकिन सीताराम बाबू वाली बात किसी में नहीं है, रघुनाथ झा जी वाली बात कहीं नहीं है। मोतीउर रहमान साहब ने जिस तरह से समाज का काम किया, वैसा कोई नेता इस तरह का नहीं बना है। तो कुछ नेता ऐसे होते हैं, विधायक सांसद बड़ा चीज़ नहीं होता, नेता बनना बड़ी बात होती है। और आज बैरिस्टर साहब को लोग नेता मानते हैं, राणा रंजीत कुछ नहीं है, तो भी लोगों को एक उम्मीद है, एक विश्वास है। किसी मुद्दे पे अगर मैं देर हो जाता हूं तो लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया अब तक आपने बोला क्यों नहीं है। लोग मुझे सुनते हैं, अगर मेरे वीडियोस को मिलियंस व्यू मिलता है, प्रशासन को अगर एक बार बोल दूं तो उसको सचेत होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक ताकत जनता ने मुझे दिया है, और यही ताकत विधायक बन करके मैं जनता को वापस करूँगा। जो ताकत जनता ने आपको दिया था, जनता वोट के रूप में आपको वोट देगी, आपको भरोसा है ढाका की जनता पे? बिल्कुल, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया लोकसभा का चुनाव दूसरा चुनाव होता है। मेरे ही जात के एक बड़े नेता बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, और लोकसभा का चुनाव आमने सामने का चुनाव होता है। और लोकसभा का चुनाव राणा रंजीत सिंह MIM पतंग छाप, और राणा रंजीत अपने एक पहचान के लिए चुनाव लड़ा था, और उसमें 100% मैं पास हुआ हूँ। अब ये ढाका का विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और आप देखिएगा रिकॉर्ड तोड़ वोट से, जितना से फैसल रहमान साहब। अगर बात की जाए तो चारों तरफ से घूम करके जाति की लड़ाई होती है, और आप स्वर्ण समाज, तो यही तो खूबसूरती है। लगातार ये कह रहे हैं कि ढाका विधानसभा में सवर्णों की संख्या बहुत कम है, तो आपको लगता है कि ऐसे सूरत में सवर्ण समाज के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो सवर्णों को देख करके अन्य समाज के लोग, खासतौर के मुस्लिम समाज के लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, ढाका विधानसभा जो है, इसकी हिंदू मुसलमान के लिए जाना जाता था, और ये जो समीकरण और ये खूबसूरत जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है कि राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू और एक सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टी से चुनाव लड़ने आया है। बात यहाँ स्वर्ण की और दलित की नहीं है, बात है जनता के हक की लड़ाई को लड़ने का, बोलने का, जुबान करने का। एक नेता से लोग क्या उम्मीद करता है? किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो नेता जा करके उसके साथ खड़ा हो, संघर्ष करे। भारतमाला का मामला हो, भारतमाला में स्वर्णों का ज़मीन नहीं है क्या? भारतमाला में दलितों का ज़मीन नहीं है क्या? जो मुद्दे हम लोग बिजली को लेकर के उठा रहे हैं, क्या उसमें दलित का मुद्दा नहीं है क्या? स्वर्ण का मुद्दा नहीं है क्या? तो हम लोग जो भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सबको लेकर के चल रहे हैं, हम लोग कहीं किसी को बांट करके नहीं चल रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद सिंह जी हमारे स्वर्ण समाज से आए हैं, कई ब्राह्मण समाज के लोग जुड़ रहे हैं, अब तक कोई विकल्प नहीं था। और जो बीजेपी पार्टी है, वो उसका बी किस लिए जाना जाता है वो आप सबको बेहतर मालूम होगा। और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनकी छवि स्वर्णों में किस तरह की है, और स्वर्ण कितने इच्छा से और कितने मजबूरी में वोट किया करते थे, वो आप बिना माइक के पूछ के देख लीजिएगा। प्रतिदिन मुझे कई स्वर्ण समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का फ़ोन आता है कि भैया इस बार बिल्कुल आपके साथ हैं। लोकसभा में चूँकि आनंद मोहन जी चुनाव लड़ रहे थे, मेरे समाज से आते थे, तो उसकी परिस्थिति और थी, लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। अपने समाज की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोकसभा में आपके समाज के लोग थे, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार भी आप ही के समाज से है एक अभिजीत सिंह चौहान जी, वो भी आ रहे हैं इसी ढाका विधानसभा से। देखिए, चुनाव समीकरण से जीता जाता है। एक जाति कभी भी किसी को चुनाव नहीं जिता सकती, तो कहीं ना कहीं सबको लेकर के चलना पड़ता है। अभिजीत भाई से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, मेरी शुभकामना है। वो प्रयास कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस गठबंधन से, महागठबंधन को ये सीट मिल जाए, उसके लिए प्रयासरत हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मजबूती से
हर मुद्दों को भी उठाते हैं। मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस की महागठबंधन का एक घटक दल है, आप लोग जब महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो फिर उनका कैसे होगा और आपका देखिए, कैसे होगा? राणा रंजीत सिंह का टिकट अनाउंस्ड है और मैं अपनी पूरी तैयारी कर रहा हूं। बाकी अब महागठबंधन में ये सीट किसको जाएगा, MIM के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो RJD को जाएगा कि कांग्रेस को जाएगा। JDU वाले कह रहे हैं कि ये सीट हम लोग JDU लेकर के आएगी। तो ये सारी परिस्थितियां बाकियों के लिए राणा रंजीत सिंह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनाउंस कर दिया है। मैं विधायक की चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। हर एक हफ्ते में आप देखते होंगे मेरा कोई ना कोई कार्यक्रम लगा रहता है और बूथ लेवल पे मैं काम को शुरू कर दिया हूं। हमारे अरविंद सिंह जी हमारे प्रभारी हैं विधानसभा के, घोड़ा सहान से लेकर के ढाका से लेकर के तमाम पंचायत में हम लोग बूथ लेवल का पूरा अपना वोटर लिस्ट निकाल करके उस पर हम लोगों ने काम को शुरू कर दिया। सर मेरा एक सवाल है, पूर्वी चंपारण में और भी सारे विधानसभा आता है, लेकिन खास करके MIM के तरफ से ढाका और नरकटिया विधानसभा को क्यों चुना गया? ऐसा है कि जहां हमारा संगठन होगा, जहां हमारे लोग होंगे, जहां हमारे प्रत्याशी होंगे, लेकिन जो है आपका जो विपक्ष जिसको कहते हैं, जो पूर्व विधायक, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, कोई संघर्ष नहीं किया, तो कहाँ से लड़े। नरकटिया में डॉक्टर साहब जो हैं बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, लेकिन मैंने आज तक एक सवाल सदन में नहीं सुना है, तो कहाँ से लड़े। तो परिस्थितियां बनाती हैं। राणा रंजीत सिंह की ज़रूरत ही कहाँ होती है। अगर फैसल रहमान साहब बेहतर काम कर रहे होते, पवन जायसवाल जी बेहतर काम कर रहे होते,